6 महीने बाद। कहते हैं ना, हर एक सुबह नई शुरुआत लेकर आती है और धूप की किरण नया उजाला। इसी शुरुआत के इंतजार में आज पूरा 6 महीना बीत चुका था और ओबरॉय मैंशन में भी सब कुछ बदल चुका था। सुबह का वक्त हो चुका था और एक बड़े से रूम के बड़े आलीशान बिस्तर पर शांत सोया हुआ था। तभी सूरज की किरणें उसके चेहरे पर पड़ती हैं और वो अपना आंख धीरे धीरे खोल अपने चेहरे पर प्यारा सा मुस्कान ला प्यार से कहता है, गुड मॉर्निंग रेहान। ये कहते हुए उठता है, तभी उसका फ़ोन बजने लगता है। फ़ोन स्क्रीन पर कबीर का नाम देख वो फ़ोन उठाते ही कहता है, आज की मीटिंग का टाइम फिक्स कर दो। ये कहने के बाद वो फ़ोन कट कर देता है और नहाने के लिए बाथरूम चला जाता है। कुछ ही देर में बाथरूम से निकल कबर्ड के पास अपने कपड़े देखते हुए कहता है, रेहान आज मेरा बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट मीटिंग है, तो बताओ ना मैं क्या पहन के जाऊं। इतना कहते हुए पूरे कबर्ड में से एक ब्लैक कलर का सूट निकाल शीशे के सामने खड़ा हो सवाल करता है, ये मुझ पे कैसा लगेगा। तब ज़्यादा ना सोचते हुए उसे पहन रेडी हो जाता है और रेडी होकर एक तस्वीर को छूते हुए कहता है, कैसा लग रहा हूँ मैं रेहान। फिर मुस्कुराते हुए खुद में ही कहता है, अच्छा ही लग रहा हूँगा, आखिर तुम्हारी पसंद जो हूँ मैं। ये बात कहते हुए ही उसके आंखों में आंसू आ जाता है और अपने नम आंखों से तस्वीर को देख कहता है, रेहान यहाँ सबको ऐसा लगता है कि तुम उस हादसे में अब नहीं रहे, पर मुझे पता है तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ है और बहुत जल्द तुम मेरे पास वापस आओगे। और अपने चेहरे पर फिर वही मुस्कान ला कहता है, जब तक तुम वापस आ नहीं जाते मैं आखिरी सांस तक तुम्हारा वेट करूंगा। इतना कहने के बाद वो रूम से बाहर निकल नीचे चला जाता है और अमर जी को देख उनसे गले मिल जाता है और प्यार से कहता है, गुड मॉर्निंग नाना जी। तब अमर जी भी मुस्कुराकर उसे गुड मॉर्निंग विश कर देते हैं। फिर दोनों डिनर टेबल पर साथ जा बैठ जाते हैं और सर्वेंटा नाश्ता लगाने लगती है। फिर दोनों नाश्ता साथ करने लगते हैं। वही अमर जी शान की तरफ देखते हुए अपने मन में ही कहते हैं, आज अगर रेहान होता तो तुम पर बहुत ही गर्व महसूस करता तुम्हें इसे देखकर। तब शान अमर जी से कहता है, नाना जी आज का मीटिंग का फाइल आप एक बार चेक कर लीजिए। तब अमर जी शान से कहते हैं, मुझे देखने का जरूरत नहीं है शान, मुझे पता है तुम बहुत अच्छा करोगे, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। फिर नाश्ता करने के बाद शान डिनर टेबल से उठ अमर जी का आशीर्वाद ले लेता है और मेंशन से बाहर निकल अपने कार के पास आ जाता है। उसके आते ही कबीर उसके लिए पीछे का कार डोर खोलता है। तभी शान कबीर की तरफ देख उससे कहता है, कबीर भैया मैं आपका बॉस नहीं हूँ, कितनी बार कह चुका हूँ मत किया कीजिए मेरे लिए ये सब। तब कबीर भी मुस्कुरा कर कहता है, शान तुम मेरे रेहान सर की जिंदगी के बॉस थे तो अब से मेरे भी बॉस हो। कबीर का बात सुन उसे रेहान के साथ बिताया हुआ पल याद आने लगता है और ज़्यादा कुछ न कह वो कार के अंदर जा बैठता है। वही कबीर भी आगे जाकर बैठ जाता है और उन दोनों के बैठते ही दीवार कार को लॉक कर स्टार्ट करते हुए मेंशन से बाहर रफ्तार के साथ निकल जाता है। कुछ ही देर में वो कंपनी भी पहुंच जाते हैं और शान कार से उतर जाता है और फिर शान और कबीर दोनों उसके पर्सनल एलिवेटर से ऊपर की तरफ चले जाते हैं। एलिवेटर जैसे ही खुलता है कबीर शान दोनों ही एलिवेटर से बाहर निकल जाते हैं। फिर शान रेहान के केबिन चला जाता है। वही कबीर अपने केबिन में चला जाता है। रेहान के चले जाने से बाद से शान ही रेहान का सारा बिजनेस अकेले संभालने लगा था और कबीर भी साया की तरह शान के साथ रहता था ताकि उसे कोई परेशानी या तकलीफ ना हो। शान भले ही रेहान के जगह सब कुछ संभालता रहा हो, लेकिन आज तक उसने कभी भी रेहान के चेयर पर नहीं बैठा था। वो उसके बगल में एक चेयर लगवाया था, वो उसी में बैठ काम करता था। वो अपने चेयर में बैठ मीटिंग में जाने से पहले एक बार फिर फाइल पढ़ने लगता है। करीबन आधे घंटे के बाद कबीर का कॉल शान को आता है तो शान अपना फ़ोन उठा फाइल को पढ़ते हुए ही कबीर से कहता है, हाँ भैया मैं नीचे आ रहा हूँ। इतना कहने के बाद वो कॉल कट कर अपने फाइल को ले खड़ा हो जाता है। फिर अपने केबिन से बाहर निकल एलिवेटर में जा ग्राउंड फ्लोर बटन प्रेस कर देता है तो कुछ ही वक्त में एलिवेटर नीचे जा रुक जाता है। तो जैसे ही एलिवेटर का डोर खुलता है तो वो झट से एलिवेटर से बाहर निकल कार के पास जाता है और कबीर उसके लिए कार का दरवाजा खोल देता है। तो फिर सुबह वाला डायलॉग मार वो कार के अंदर जा बैठ जाता है। वही कबीर भी फिर कार लॉक कर आगे जा बैठ जाता है। दोनों के बैठने के बाद ड्राइवर कार स्टार्ट कर देता है। फिर कुछ वक्त के बाद कार मुंबई के सबसे बड़े रेस्टोरेंट के बाहर जा कार रुक जाता है। तो रेस्टोरेंट के बाहर खड़े गार्ड्स में से एक गार्ड जा कार का डोर खोलता है। शान और कबीर दोनों ही कार से बाहर निकल जाते हैं। शान के साथ साथ कबीर को सभी गार्ड्स ग्रिड करते हैं तो शान सभी को मुस्कुरा कर देखता है। फिर कबीर के साथ रेस्टोरेंट के अंदर जाने लगता है। शान कहीं भी जाता था वहां शान के पहुंचने से पहले कबीर गार्ड्स को भेज देता था ताकि शान को कोई छूने का हिम्मत ना कर सके। वैसे भी उसके रहते किसी का हिम्मत हो नहीं सकता था कि कोई शान को छूने का हिम्मत कर सके। फिर कुछ ही वक्त के बाद दोनों होटल के वीआईपी केबिन में पहुंच जाते हैं।
केबिन के अंदर जाने के बाद सामने बैठे इंसान को देख शान हैरान हो जाता है, पर फिर भी बहुत कोशिश करता है अपने आप को नॉर्मल दिखाने का। वही जो बैठा होता है वो और कोई नहीं कार्तिक था, जो अपने डैड के बिजनेस को रन कर रहा था और अपने डैड के बिजनेस को और भी अधिक ऊंचाइयों तक ले गया था और टॉप कंपनी की लिस्ट में ले आया था। जब अपने सामने रेहान से बिहाफ में अभी जो पूरा बिजनेस हैंडल कर रहा था, दुनिया वालों को यही बताया गया था कि रेहान इंजर्ड है, इसलिए उसके बिहाफ में शान सब कुछ हैंडल कर रहा है। किसी को भी ये न्यूज़ नहीं बताया गया था कि वो मिल नहीं रहा है, क्योंकि अगर ये बात फैल जाता तो रेहान की कंपनी के साथ कोई काम नहीं करना चाहेगा, क्योंकि सब प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट बस रेहान के नाम की वजह से करते थे। रेहान बिजनेस वर्ल्ड का किंग जो था। शान को देख कार्तिक खड़ा हो जाता है, साथ ही अपने ख्यालों में कहीं गुम हो जाता है। वही शान उसके पास जा अपने हाथ को आगे बढ़ा देता है तो कार्तिक अपना हाथ उससे मिलाता है तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है और वो शान की तरफ अपने बड़े बड़े आंखों से देखने लगता है। तो वो झट से अपने हाथ को पीछे कर अपने मन में कहता है, क्या कार्तिक मुझे पहचान गया है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, मैं शान हूँ, सारा नहीं। खुद में इतना कहने के बाद वो अपने होंठों पर मुस्कान ला कार्तिक से कहता है, प्लीज सीट। ये सुन कार्तिक जो खुद कंफ्यूज्ड था वो हाँ कह बैठ जाता है। उसके बैठते ही शान भी बैठ जाता है। फिर कबीर बाहर जा खड़ा हो जाता है। वही वेट्रेस ऑर्डर लेती है तो दोनों अपना अपना ऑर्डर दे देते हैं। फिर शान कुछ बोलने ही वाला होता है, पर तभी उसके फ़ोन में नोटिफिकेशन का आवाज़ आता है तो वो अपने फ़ोन को निकाल देखता है। मैसेज अगस्त्या का था। जब भी शान कोई मीटिंग में जाता तो अगस्त्या जो अमेरिका में था फिर भी शान का हर खबर रखता था कि किसके साथ मीटिंग है, कहाँ जाने वाला है, उसे ऑल दी बेस्ट विश करना, साथ ही दूर रहकर भी शान के सिक्योरिटी का पूरा ध्यान रखना। अगस्त्या का मैसेज देख शान के होंठों पर मुस्कान आ जाता है। वो अगस्त्या को थैंक यू कहता है, फिर मोबाइल टेबल पर रख कार्तिक की तरफ देख कहता है, सॉरी, इट्स ओके। कार्तिक का ये बात सुनने के बाद शान काम का बात शुरू कर देता है। शान प्रोजेक्ट से रिलेटेड बोले जा रहा था, वही कार्तिक एक तक उसे बस देखे जा रहा था और फिर अपने मन में ही शान को देख कहने लगता है, तुम बिल्कुल सारा की तरह क्यों लग रहे हो मुझे? वही बड़ी बड़ी खूबसूरत आंखें, गुलाब की पंखुड़ियों की तरह लिप्स, बस आवाज में थोड़ा डिफरेंस है और तुम्हारे बाल छोटे हैं। जब से वो कॉलेज के हाफ ईयर में बिना किसी को बताए चली गई है तब से उसे ढूंढ रहा हूँ, पर वो आज तक मुझे नहीं मिली और आज तुम्हें देख ऐसा बार बार लग रहा है जैसे तुम ही सारा हो, पर ये कैसे हो सकता है? वो एक लड़की थी और तुम लड़का हो। अपने मन में वो शान को देख खोया हुआ ये सब कहे जा रहा था। तभी शान कार्तिक को खोया हुआ देखता है तो कहता है, मिस्टर सिंघानिया, आप मेरा बात सुन रहे हो? शान का ये सवाल सुन कार्तिक अपने होश में आ कहता है, या वेल। उससे आगे वो कुछ कहता तभी वेट्रेस आ जाती है, डिशेज लेकर फिर टेबल पर रखने लगती है तो कार्तिक शांत हो जाता है। वही वेट्रेस सारे डिश रखने के बाद चली जाती है। वही उसके जाते ही शान खड़ा हो जाता है तो कार्तिक उसे अपनी हैरानी से भरी रिएक्शन से देखता है तो शान झट से कहता है, मैं वॉशरूम से आता हूँ, तब तक आप डिश एंजॉय करिए। ये सुन कार्तिक ओके कह देता है तो शान केबिन से बाहर निकल जाता है। जैसे ही वो बाहर जाता है कुछ ही सेकंड बाद शान का फोन बजने लगता है जो वो टेबल पर रख भूल गया था। तभी कार्तिक का नज़र उसके फ़ोन पर जाता है और स्क्रीन पर सोनाली का तस्वीर देखता है और कॉलर आईडी पर बेस्टी लिखा होता है तो कार्तिक का सकअप शक नहीं रहता है। वो फ़ोन रिसीव करने के लिए शान के फ़ोन की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है कि फिर अपने हाथ पीछे कर लेता है और अपने मन में कहता है, कार्तिक तुझे पहले कन्फर्म करना होगा। अपने आप में इतना कहने के बाद वो शांति से अपना खाना खाने लगता है। वही शान का फ़ोन भी रिंग होना बंद हो जाता है और शान भी वॉशरूम से आ जाता है और अपने जगह पर जा बैठ जाता है। फिर अपना डिश खाते हुए वापस काम का बात करने लगता है। कुछ ही वक्त में बातें और डिश दोनों ही खत्म हो जाता है। फिर दोनों अपने हाथ को साफ करते हैं और जो वेटर आती है कार्तिक उसे टिप भी देता है, वही शान भी टिप देता। फिर कार्तिक शान दोनों जाने से पहले हैंडशेक करते हैं, फिर वीआईपी केबिन से बाहर जाने लगते हैं। केबिन से बाहर निकलने के बाद शान कबीर के साथ अपने तेज कदमों के साथ जाने लगता है। वही कार्तिक उसे ही अब भी नोटिस कर रहा था और उसके हाव भाव देख उसे ऐसा ही लग रहा था जैसे कि वो सारा ही हो। होटल से बाहर जाने के बाद कबीर और शान कार के अंदर जा बैठ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ कार्तिक भी अपने कार में जा बैठ जाता है और दोनों का कार रफ्तार के साथ होटल से बाहर निकल जाता है। करीबन 1 घंटे के बाद बड़े से बिल्डिंग के बड़े से केबिन के अंदर अपने गद्देदार चेयर पर कार्तिक बैठा हुआ था और शान के बारे में ही सोचे जा रहा था और उसे ये समझ नहीं आ रहा था आखिर रेहान की कंपनी को शान क्यों संभाल रहा है उसके बिहाफ में, क्योंकि रेहान के बिहाफ में अगर किसी को संभालना भी होता तो वो ऋतिक होता, क्योंकि दोनों सारे काम मर्ज में करते थे। कार्तिक अब शान सारा के टॉपिक से हट इस टॉपिक में उसका दिमाग आ गया था कि रेहान का शान के साथ रिश्ता क्या है।
अब कार्तिक पूरा बात पता करने के लिए अपने असिस्टेंट को कॉल कर अपने केबिन बुलाता है तो कार्तिक का असिस्टेंट मयंक ऑर्डर मिलते ही कार्तिक के केबिन के पास आ केबिन का दरवाजा नॉक करता है तो कार्तिक उसे अंदर आने का इजाजत दे देता है। कमिंग। इजाजत मिलते ही वो केबिन का दरवाजा खोलता है और केबिन के अंदर चला जाता है और अपने बॉस के पास अपने सिर को झुका खड़ा रहता है तो कार्तिक अपने असिस्टेंट से कहता है, मयंक मुझे शान का पूरा डिटेल कल तक चाहिए। ये बात सुन मयंक ओके सर कहता है तो मयंक उसे जाने का ऑर्डर दे देता है। उसके जाने के बाद कार्तिक अपना काम वापस से करने लगता है पर उसके दिमाग में बस शान शान चले जा रहा था। शान का बार बार ख्याल आता पा कार्तिक अपना काम स्टॉप कर खुद में ही कहता है, हो क्या गया है मुझे, अगर वो सारा भी हुई तो क्या है, तो वो लड़का ना, और शायद यही वजह रहा होगा वो कभी किसी लड़के के करीब नहीं जाता ना ही लड़की का, ये सोचकर कि उसका लड़का होने सच बाहर आ जाए, पर अगर वो लड़का था तो लड़की बन क्यों रह रहा था। वो सवाल से घिरा हुआ था, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था और जो प्यार सारा के लिए उसके दिल में था अब भी वो खत्म नहीं हुआ था। धीरे धीरे वक्त बीतने लगता है। आज का पूरा दिन पार हो जाता है। वही शान कबीर के साथ कंपनी से बाहर निकल मेंशन से बाहर निकल जाता है। कुछ ही वक्त में रेहान के नाना जी का मेंशन आ जाता है और जैसे ही कार रुकता है गार्ड कार का दरवाजा खोल देता है। फिर शान कार से बाहर निकल जाता है, वही कबीर भी कार से बाहर निकल चुका था। फिर दोनों मेंशन के अंदर साथ काम की बातें करते हुए जाने लगते हैं। कुछ ही मिनट में बात करते हुए दोनों मेंशन के अंदर आ जाते हैं तो दोनों का नज़र अमर जी पर जाता है और दोनों अमर जी के पास जाते हैं। फिर शान उनके बगल में जा बैठ जाता है। तभी अमर जी मीटिंग से रिलेटेड उससे सवाल करने लगते हैं तो शान भी जो कुछ हुआ मीटिंग में सब कुछ बताने लगता है। वही फिर अमर जी उसे फ्रेश होने के लिए जाने बोलते हैं तो वो खड़ा हो अपने रूम की तरफ बढ़ जाता है। वही कबीर अमर जी से जाने का इजाज़त ले जाने को होता है पर अमर जो उसे यही रुकने का कह देते हैं। वही दूसरी तरफ अमेरिका में अंधेरे कमरे में बड़े से आलीशान बेड पर आदमी लेटा हुआ था। तभी रूम का दरवाजा खोल एक प्यारी सी खूबसूरत लड़की अपने हाथ में कॉफ़ी ट्रे पर रख अपना हाथ में ट्रे पकड़े रूम के अंदर आती है और रूम का लाइट जला देती है तो बेड पर लेटा आदमी का अट्रैक्टिव चेहरा नजर आता है और वो लड़की उस अट्रैक्टिव आदमी के पास जाती है। वही लाइट जलने की वजह से उस आदमी का नींद खुल जाता है और वो अपनी आंखों को धीरे से खोलता है। उस आदमी की आंखें इतनी अट्रैक्टिव थी कि कोई भी उसका आंखों को एक बार देखे तो बस खो जाए। वही वो लड़की उसके पास आ बैठ जाती है। वही वो लड़का उठकर बैठ जाता है और उस लड़की की तरफ देख कहता है, तुम्हें ये सब करने का जरूरत नहीं है मेरे लिए। वैसे भी मैं इस गिल्ट में हूँ कि मैं तुम पर बोझ की तरह हूँ। एक तो मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है मैं हूँ कौन, क्या करता हूँ। ये कहते हुए आदमी के चेहरे पर गुस्सा भर जाता है। वही वो लड़की उस आदमी के चेहरे पर अपने हाथ को रख प्यार से कहती है, प्लीज़ तुम गुस्सा मत करो और तुम बोझ नहीं हो मेरे लिए। तुम्हें तो पता है ना मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगी हूँ। लड़की की बातों को सुन आदमी उसके गाल पर रखे हाथ पर अपने हाथ को रख उसकी आंखों में देख कहता है, एक यूजलेस इंसान से प्यार करना बेवकूफ़ी है आकांक्षी, और वैसे भी मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ, मैं बस अपने याददाश्त को वापस लाना चाहता हूँ। ये बात सुन आकांक्षी अपने मन में ही कहती है, सॉरी मैं तुम्हारे याददाश्त को पर कभी वापस नहीं आने दूंगी, क्योंकि मुझे पता है तुम रेहान हो और एक बार तुम्हारा याददाश्त वापस आ गया तो मैं तुम्हें अपना नहीं बना पाऊंगी। मैं तुम्हें इंडिया से दूर अमेरिका इसलिए लेकर आई ताकि तुम्हें कभी भी अपना पास्ट याद न आ सके। अपने मन में इतना कहने के बाद आकांक्षी उसके होंठों के करीब जाते हुए कहती है, पर एक दिन मैं तुम्हें अपने आप से प्यार करवा कर रहूंगी सारांश। इतना कहने के बाद वो उसके होंठों को प्यार से चूमने लगती है तो रेहान, जिसका नाम आकांक्षी बदलकर सारांश रख दी थी, वो उसे खुद से दूर कर कहता है, आकांक्षी मैं तुम्हें हॉट नहीं करना चाहता हूँ, प्लीज़ मेरे करीब मत आया करो। ये बात सुन आकांक्षी को बहुत बुरा लगता है पर फिर भी वो दूर हो कहती है, कॉफ़ी पी लेना। इतना कहने के बाद वो खड़ी हो जाने लगती है। वही रेहान अपने मन में ही कहता है, मेरे लिए आकांक्षी इतना कुछ करती है पर मुझे आकांक्षी से प्यार क्यों नहीं होता है। अपने आप में इतना कहने के बाद रेहान कॉफ़ी पीने लगता है। फिर फ्रेश होने के लिए बेड से उतर बाथरूम चला जाता है और धीरे धीरे आज का दिन अमेरिका में पार होने लगाता है। तो वही दूसरी तरफ अगला दिन आ जाता है और एक और नई सुबह शान रेहान से बातें करते हुए ही जागता है और उससे बात करते हुए ही अपना सारा काम करने के बाद शान नीचे जा नाना जी के साथ नाश्ता करने लगता है। तभी ऋतिक आता है तो अमर जी उसे भी नाश्ता करने को कहते हैं तो वो भी डाइनिंग टेबल पर बैठ जाता है तो सर्वेंट उसके लिए भी नाश्ता परोस देते हैं। फिर नाश्ता करते हुए ही ऋतिक कल की मीटिंग की बातें में शान से पूछने लगता है, पर कल के मीटिंग के बारे में बताते वक्त शान के चेहरे पर कुछ परेशानी के भाव ऋतिक को नजर आ रहे थे। तो जैसे ही नाश्ता खत्म होता है और दोनों साथ ही बाहर जा रहे होते हैं तभी ऋतिक शान से सवाल करता है, क्या हुआ,
तुम कल की मीटिंग के बारे में बात करते हुए परेशान क्यों हो गए थे? ये सवाल सुन शान एक गहरी सांस भरते हुए कहता है, कल जिसके साथ मीटिंग था वो और कोई नहीं कार्तिक था। कार्तिक है ये तो ऋतिक को भी पता था, पर इस बात से शान परेशान क्यों हो रहा है ये बात ऋतिक को समझ नहीं आ रहा था। वो अपने सवाल से भरे नज़र से शान को देख कहता है, तो तुम इस बात से परेशान क्यों हो शान? ये सवाल सुन वो अपने उदासी से भरे आवाज में कहता है, वो कॉलेज में मेरा क्लासमेट था और मुझे इस बात का डर है कहीं वो समझ ना जाए मैं ही सारा हूँ। शान के इस बात पर ऋतिक उसके कंधे पर हाथ रख कहता है, अगर पता भी चल गया तो क्या होगा, कुछ नहीं, और अगर कुछ हुआ तो मैं हूं ना, तुम टेंशन मत लो। ये तो शान को पता था कुछ नहीं होगा, ये भी पता था ऋतिक कुछ होने देगा भी नहीं, पर उसे खुद में ही एम्बरेसमेंट फील होता। वो दोनों कार के पास पहुंच जाते हैं और शान अपने और ऋतिक अपने कार में बैक मेंशन से बाहर निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका में रात का वक्त हो रहा था। आकांक्षी रेड सेक्सी नाइटी में रेहान के रूम का दरवाजा नॉक करती है तो रेहान जो बेड पर बैठा सिगरेट के कस ले रहा था वो अपनी ठंडी आवाज में कहता है, दरवाजा खुला है। ये सुन आकांक्षी रूम का दरवाजा खोल रूम का दरवाजा बंद कर रेहान के पास जा उसके हाथ से सिगरेट ले कहती है, कितनी बार कही हूँ तुम्हें सिगरेट पीना अलाउ नहीं है। आकांक्षी की बातों पर रेहान कुछ नहीं कहता है तो आकांक्षी उसके बगल में बैठ सिगरेट को अपने में ले सिगरेट की कस लेती है, फिर जोर जोर से खांसने लगती है तो रेहान गुस्से में उसकी तरफ देख सिगरेट उसके हाथ से ले उसे बुझा उसके पीठ को सहला कहने लगता है, पागल हो क्या? जब तुम्हें पता है तुम सिगरेट नहीं पी सकती हो फिर क्यों? रेहान की बातों को सुन ठीक महसूस करने के बाद आकांक्षी उसे देख कहती है, क्योंकि तुम पी रहे हो और मैं तुम्हें कितना समझाती हूँ कि ये तुम्हारी सेहत के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है, पर फिर भी। इतना कहने के बाद वो रेहान के चेहरे पर अपने हाथ को रख उसके होंठों के करीब जाते हुए कहती है, तुम्हें कुछ भी हो गया तो मैं जी नहीं पाऊंगी, बहुत प्यार करती हूँ तुम्हें मैं। इतना कहने के बाद वो उसके होंठों को चूमने लगती है। वही रेहान ने आज ही डिसाइड किया था वो आकांक्षी से प्यार करने की कोशिश करेगा, तो वो भी अपने हाथ को उसकी कमर पर रख उसके होंठों को पैशनेटली किस करने में साथ देने लगता है तो आकांक्षी को बहुत अच्छा महसूस होता है और उसे ऐसा लगता है जैसे रेहान उससे प्यार करने लग रहा है। वो रेहान की गर्दन पर अपने हाथ घुमा देती है और इसके किस में डूबने लगती है। वही रेहान उसे किस करते हुए बैग पर लेटा अपने हाथ उसके शरीर पर फेरता। इससे पहले उसके बंद आंखों के सामने किसी लड़की का चेहरा धुंधला धुंधला सा बनने लगता है तो वो झट से आकांक्षी से दूर हो कहता है, सॉरी आकांक्षी, मैं ये नहीं कर सकता हूँ। इतना कहने के बाद वो जाने लगता है तो आकांक्षी बेड से उठ उसके पीछे जाते हुए कहती है, कहाँ जा रहे हो सारांश तुम? पर रेहान कोई जवाब ना दे बस निकल जाता है। वही दूसरी तरफ अगस्त्य सोया हुआ था, तभी सोनाली को बहुत दर्द देने लगता है तो वो चिल्लाने लगती है जिससे अगस्त्य का नींद खुल जाता है और वो झट से सोनाली की तरफ देखता है और घबराते हुए कहता है, क्या हुआ सोनाली, तुम ठीक तो हो ना? मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाऊं? तभी सोनाली झट से कहती है, मुझे लगता है बेबी बाहर आने वाला है, अभी ही बेबी होगा, कुछ करो। वो चिल्लाने लगती है। वही अगस्त्य का दिमाग काम करना बंद कर देता है सोनाली का चीखना चिल्लाना सुनकर, पर फिर अपने सेंस में आ वो सोनाली को अपने गोद में उठा लेता है। वही सोनाली दर्द में इतनी पागल हुए जा रही थी कि अगस्त्य को वो कसके पकड़ी थी, साथ ही अपने नाखून भी लगा दे रही थी गलती से, पर अगस्त्य को बस अपनी सोनाली का फिक्र था। वो जल्दी से कार के पास जाता है और सोनाली को कार के अंदर बैठा खुद ड्राइविंग सीट पर जा बैठ कार चलाते हुए कुछ कुछ बोलता रहता है ताकि सोनाली को ठीक लगे।